कहानी की शुरुआत में हमसे एक लड़की कहती है कि हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई एक जगह होती है जहाँ के लिए वो बना होता है। जैसे कि एक किसान खेती करने के लिए बना होता है, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए बना होता है और मेरे जैसी एम्पीरियर प्रिंसेस के लिए एम्पीरियर पैलेस ही एक सही जगह होनी चाहिए। अब तक मेरा इस चीज पर विश्वास था, पर वो लड़की हमसे इतना कहती ही है कि तभी हमें एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है, जिसके बीचों बीच एक लड़की जो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी और चिल्लाते हुए कह रही थी, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ कहना है। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी एक सोल्जर उसके पेट पर लात मारते हुए कहता है, तुम्हारे ऐसे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं। तुम एक अपराधी हो जिसने बहुत सारे पाप किए हैं। ये देखो अपराधी, तुम्हारे पापों की लिस्ट। वो सोल्जर उस लड़की से इतना कहता ही है कि तभी हमें उस लड़की के सामने एक गिलेटिन दिखाया जाता है, जिसके बराबर में एक आदमी और एक लड़की खड़ी थी जो उस लड़की की ओर ही देख रहे थे कि तभी उस लड़की और उस आदमी के सामने खड़ा एक आदमी उस लड़की के द्वारा किए गए सभी अपराधों को चिल्लाते हुए कहने लगता है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि इस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर इस राज्य के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची और उस साजिश के मुताबिक इस लड़की ने पिछले 10 साल तक इस राज्य की राजकुमारी बनने का नाटक किया और बेलेरॉफ फैमिली का नाम गंदा कर दिया। और तो और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इसका मन नहीं भरा तो जलन के मारे इस अपराधी ने हमारी प्यारी एम्पीरियर प्रिंसेस एलेंसिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि हमारी एम्पीरियर प्रिंसेस ने इसकी जान बख्श दी, पर इतने से इस अपराधी का मन नहीं भरा, इसीलिए तो इसने हमारे एम्पायर और मैजिक टावर के बीच युद्ध करवाने की कोशिश की। इसीलिए मैं हमारे किंग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अपराधी को मौत की सजा ही होनी चाहिए। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर खड़ी लोगों की भीड़ गुस्से से बेकाबू हो जाती है और फिर गुस्से में पत्थर फेंककर चिल्लाते हुए कहती है, मार दो, इस नकली राजकुमारी को मार दो। इस लड़की की इतनी हिम्मत, इसने हमारी राजकुमारी की जगह लेने की कोशिश की। इस लड़की का गला तो जल्द से जल्द गिलेटिन से काट देना चाहिए, क्योंकि इस लड़की के अंदर गंदा खून होने के बावजूद भी इसने हमारी राजकुमारी बनने की कोशिश की। मार दो, इसे मार दो। वहाँ पर खड़ी वो भीड़ ऐसा चिल्लाते हुए कह ही रही होती है कि तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो जमीन पर बेजान पड़ी हुई थी और मन में ये सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने इतनी मेहनत की लोगों का प्यार पाने की, और क्यों ये कोशिश की कि कोई मुझसे मेरी चीज छीन ना पाए। आखिर क्यों मैंने इतनी मेहनत की। वो लड़की खुद से इतना मन में कहते ही अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखकर उससे कहती है, फादर, मैंने सचमुच इस राज्य की राजकुमारी बनने का नाटक नहीं किया था। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। फादर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो भी गलतियाँ मैंने अब तक की हैं उनकी कोई माफी नहीं। पर ये इल्जाम मैं हरगिज नहीं मान सकती कि सालों पहले मैंने इस राज्य की राजकुमारी की जगह लेने की कोशिश की। वो लड़की उस आदमी से इतना कहती ही है कि तभी वो आदमी गुस्से में कहता है, गार्ड्स, जल्दी से कोई रस्सी लेकर आओ और उससे इस लड़की का मुंह बांध दो। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ की भीड़ चिल्लाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही, जैसा हिज मैजेस्टी कह रहे हैं वैसा ही इस लड़की के साथ सुलूक होना चाहिए। वहाँ पर लोगों की भीड़ ऐसा गुस्से में कह ही रही होती है कि तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी की बात सुनकर बहुत बड़े सदमे में थी और मन में ये सोच रही थी, आखिरकार मैं इस आदमी से किस चीज की उम्मीद लगाकर बैठी थी, क्योंकि प्यार और हैसियत जैसी चीजें शुरुआत से मेरे लिए थी ही नहीं। वो लड़की मन में इतना सोचती ही है कि तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर वो हिम्मत करके उस आदमी से पूछ ही लेती है, फादर, इतने सालों में कभी एक बार भी आपने मुझे अपनी बेटी माना है? चाहे आपने 1 सेकंड के लिए भी माना हो, पर क्या आपके लिए मैं कभी आपकी बेटी बनकर रही भी हूँ? फादर, प्लीज फादर, मुझे जवाब दीजिए। वो लड़की उस आदमी से इतना पूछती ही है कि तभी एक दूसरी लड़की वहाँ पर आती है और फिर उस आदमी से कहती है, डैड, चलिए अब हम घर वापस चलते हैं। उस लड़की की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है,
ठीक है एलेंसिया, अब हम घर वापस चलते हैं क्योंकि वैसे भी हमें इस चीज को और ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं। वो आदमी इतना कहते ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वहाँ खड़े एक गार्ड से कहता है, तुम जल्द से जल्द इस चीज को फांसी पर लटका दो। वो आदमी इतना कहते ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर वो लड़की मन में सोचती है, इस कहानी की विलेनेस फिलोमेना का सच उसके द्वारा किए गए अनगिनत गुनाहों की वजह से छुप गया और इसी वजह से उसे मौत की सजा दी गई। वो लड़की इतना सोचते ही हमसे कहती है, फिलोमेना जो इस कहानी की विलेनेस थी उसे शांतिपूर्ण तरीके से मारना सही नहीं समझा गया क्योंकि इस राज्य की प्रिंसेस की जगह लेने की कोशिश की और इसीलिए उस राज्य के लोगों ने उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी। पर किसी भी इंसान को उस लड़की पर तरस नहीं आया। वो लड़की हमसे इतना कहते ही उस आदमी की और देखते हुए कहती है, फादर कम से कम आपको मेरे इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए था। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वहाँ के लोग उसे जान से मार देते हैं और फिर हमें किसी की आवाज आती है जो हमसे कहता है, ये था उस कहानी का अंत जहाँ पर फेक प्रिंसेस विलेनेस के रोल में फिट बैठती है। वो इंसान हमसे इतना कहता ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस बुक को फेंक कर गुस्से में कहती है, ये कितनी बेकार स्टोरी है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि फिलोमेना ने बहुत सारे गलत काम किए हैं पर उसने इतना भी बड़ा कोई पाप नहीं किया है कि उसे जान से मार दिया जाए। वो लड़की इतना चिल्लाने के बाद मन में सोचती है, मुझे ये किताब गार्डन से मिली थी और मैंने इसे पढ़ने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये किताब देखने पर बहुत ही अजीब लगी क्योंकि ये गार्डन में यूं ही पड़ी हुई थी। पर ये सोचकर ही कि इस कहानी में क्या हुआ, वो लड़की इतना सोचते ही जमीन पर लेटकर अपने हाथ पैर पीटते हुए कहती है, इस किताब को पढ़कर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मुझे ये बेकार की किताब पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। सचमुच ये किताब बहुत ही बेकार है क्योंकि ये मुझसे कह रही है कि मैं फेक हूँ और मैं किसी और इंसान की बेटी हूँ। इसके बाद वो लड़की कहती है, मैं अभी डैड के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जिसने भी ये किताब लिखी है आप उसको सजा दो। वो लड़की खुद से इतना कहते ही अपने गुस्से को शांत करती है और फिर जमीन पर बैठकर मन में सोचती है, अगर नैनी ये किताब देखेंगी तो वो बहुत ही गुस्सा होंगी। वो लड़की मन में इतना सोचते ही उस किताब को उठाते हुए हमसे कहती है, इस किताब का टाइटल है प्रिंसेस एलेंसिया और इस किताब में मेरी मदर भी हैं जिनके सुनहरे बाल हैं और हरी आंखें हैं और इस किताब में मेरे फादर भी हैं जिनके काले बाल हैं और नीली आंखें हैं और इस स्टोरी में एक लड़की है जो बिल्कुल मेरी मदर यानी कि एम्प्रेस जैसी दिखती है और किसी स्टोरी के लिए सबसे जरूरी कैरेक्टर विलेनेस फिलोमेना है। वो लड़की हमसे इतना कहते ही मन में सोचती है, रियल प्रिंसेस, इसका मतलब कि मैं फेक प्रिंसेस हूँ। वो लड़की मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि कुछ समय पहले महल की कुछ मेड एक दूसरे से बातें करते हुए कह रही थी कि हे, तुमने सुना कि महल में एक अफवाह बहुत ही तेजी से फैल रही है कि हमारे एम्पायर अपना थ्रोन प्रिंसेस को नहीं पर किसी और को देने जा रहे हैं। उस मेड की ये बात सुनकर वो दूसरी मेड कहती है, ओ गॉड, हमारे एम्पायर हमारी बेचारी प्रिंसेस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस मेड की ये बात सुनकर वो दूसरी मेड कहती है, हे, तुम्हें उस प्रिंसेस के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता पर हमारी प्रिंसेस एम्प्रेस की तरह बिल्कुल नहीं दिखती जिनसे हमारे एम्पायर इतना ज्यादा प्यार करते थे और शायद इसी वजह से हमारे एम्पायर हमारी प्रिंसेस की और एक नजर देखते तक भी नहीं। और तो और शायद तुमने ये नहीं सुना कि जब प्रिंसेस का जन्म हुआ था तो एम्प्रेस की मौत हो गई थी। इसी वजह से लोगों का ये मानना है कि हमारे एम्पायर हमारी प्रिंसेस से बहुत ही नफरत करते हैं। वो लड़की इतना सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड उस लड़की को खींचकर कमरे से बाहर लेकर जा रही होती है और वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं फादर, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करते। उस लड़की के इतना कहते ही उसके फादर गुस्से में उस मेड से कहते हैं, तुम आखिरकार इतनी देर से कर क्या रही हो, जल्दी से इस चीज को यहाँ से बाहर फेंको। उस आदमी के इतना कहते ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो लड़की खुद को आईने में देखकर मन में सोचती है, क्या सचमुच में बिल्कुल भी मॉम की तरह नहीं दिखती। वो लड़की मन में इतना सोचते ही उस किताब की ओर देखकर खुद से कहती है, नहीं, मैं कोई विलेनेस नहीं हूँ, ये बस एक इत्तेफाक है कि इस स्टोरी की विलेनेस और मेरा नाम सेम है। वो लड़की खुद को दिलासा देते हुए इतना कहती ही है कि तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक मेड पर यह इल्जाम लगाया था कि उस मेड ने उसका नेकलेस चोरी किया है और इसीलिए उस लड़की ने उस मेड को जान से मारने की सजा भी सुनाई थी। जब उस लड़की को ये बात याद आती है तो वो खुद को खुद के लिए ही सफाई देते हुए खुद से ही कहती है,
उस समय मैं बहुत ही गुस्से में थी, इसीलिए मैंने उस मेड को ये सजा दे दी थी, पर जब मुझे सच्चाई का पता चला था तब मैंने उस मेड से माफी भी मांगी थी। वो लड़की खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसे याद आता है कि ये सभी चीजें इस किताब में भी लिखी हैं, पर वो लड़की इस चीज को नजरअंदाज करते हुए खुद से कहती है, नहीं, ये किताब सच नहीं हो सकती। लगता है जिसने भी ये किताब लिखी है उसने मेरे बारे में ये अफवाह सुन ली होगी और ये इस किताब में लिख दिया होगा। वो लड़की खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करते हुए कहता है, प्रिंसेस, मैं अंदर आ रही हूँ। ये आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और फिर चिल्लाते हुए उस बाहर खड़ी औरत से कहती है, नहीं, अभी अंदर मत आइए। वो लड़की इतना कहते ही अपने कमरे में उस किताब को छुपाने की जगह ढूंढने लगती है कि तभी वो बूढ़ी औरत कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, नैनी, आप आ गई। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी उसकी नैनी गुस्से में कहती है, तुम फिर से पढ़ने की बजाय यहाँ वहाँ खेल रही थी, है ना? अपनी नैनी की ये बात सुनकर वो लड़की डरते हुए कहती है, नहीं नैनी, आप ये क्या कह रही हैं? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं तो सुबह से अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही हूँ। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी उसकी नैनी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज तुम ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो और जल्दी से बड़ी हो जाओ। शायद तुम्हें ये पता नहीं प्रिंसेस, पर तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी नैनी की ये बात सुनकर वो लड़की उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए नैनी, और अब से मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। उस लड़की की ये बात सुनकर उसकी नैनी कहती है, ठीक है, अब से तुम ध्यान रखना, क्योंकि हिज मैजेस्टी ने हमसे कहा है कि अगर तुमने अपनी बुरी आदतों को फिक्स कर दिया तो वो रोज तुम्हारे साथ लंच करेंगे। अपनी नैनी की ये बात सुनकर वो लड़की उनसे कहती है, नैनी, ये झूठ है। उस लड़की के इतना कहते ही उसकी नैनी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें सबसे पहले अपनी ये बुरी आदत सुधारनी होगी कि तुम किसी के भी सच पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकती। अपनी नैनी को ऐसे गुस्से में देखकर वो लड़की शांत हो जाती है और फिर मन में सोचती है, मेरे डैड मुझे दिया हुआ प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं करते। मैं चाहे अपनी पढ़ाई में कितनी भी मेहनत कर लूं या फिर अपने एग्जाम्स में कितने भी अच्छे मार्क्स ले आऊं, मेरे डैड मेरी तारीफ करना तो दूर, वो मुझे कभी देखने तक भी नहीं आते। वो लड़की इतना मन में सोच रही थी कि तभी उसकी नैनी उससे कहती है, मुझे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि तुम आखिर गई किस पर हो। उसकी नैनी उस लड़की से इतना कहती ही है कि तभी वो लड़की अपनी नैनी से पूछती है, नैनी, क्या मैं बिल्कुल भी अपनी मॉम की तरह नहीं दिखती? उस लड़की के इस सवाल के जवाब में उसकी नैनी उससे कहती है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, पर तुम अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हारी मॉम यानी कि एम्प्रेस इजाबेला बहुत ही सुंदर और समझदार थी, और तो और एम्पायर के सभी लोग उन्हें बहुत ही महान मानते थे। इसीलिए प्रिंसेस, अगर तुम्हें अपनी मॉम की तरह बनना है तो तुम्हें नेशनल फाउंडेशन डे के दिन मेरी सभी बातें माननी होंगी। अपनी नैनी की ये बात सुनकर वो लड़की मन में सोचती है, नेशनल फाउंडेशन डे? वो लड़की इतना मन में सोचती ही है। शुरुआत में फिलोमेल हमें नेशनल फाउंडेशन डे के बारे में बताते हुए कहती है, नेशनल फाउंडेशन डे ये एक ऐसा त्योहार है जो हर साल बैरर ऑफ फैमिली द्वारा मनाया जाता है, और इस देश में ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना ये है कि अगर इस दिन हम सूर्य भगवान की पूजा करें तो वो हमसे खुश रहते हैं। इसीलिए हर साल टेम्पल के पुजारी एक दिन चुनते हैं जिस दिन हम ये पूजा करते हैं, और इस दिन एम्पायर फैमिली का एक मेंबर स्पीच देता है जिसे पूरे एम्पायर के लोग सुनते हैं। पर मंदिर के पुजारी को इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जिस दिन हम ये फेस्टिवल मनाएं उस दिन का मौसम बिल्कुल साफ रहे ताकि सभी लोग आसानी से पूजा कर सके। फिलोमेल हमसे इतना कहती ही है कि तभी वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है, और ये देखकर वो बहुत ही शॉक होती है, और फिलोमेल को ऐसे शॉक देख उसकी मेड भी सरप्राइज होती है और फिर फिलोमेल से कहती है, प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बाहर आ जाएंगी तो आप गीली हो जाएंगी और शायद आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। प्रिंसेस, क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्रिंसेस, आज योर मैजेस्टी के एक सर्वेंट ने मुझे बताया कि हम ये फेस्टिवल कुछ दिन बाद मनाएंगे क्योंकि आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है। पर प्रिंसेस, ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं है, क्योंकि योर मैजेस्टी ने बहुत सारे विद्वानों, जादूगरों और पुजारियों से पूछकर आज का दिन तय किया था, और सभी लोगों ने ये कहा था कि आज फेस्टिवल मनाने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। पर देखिए ना प्रिंसेस, आज कितनी तेज बारिश हो रही है। फिलोमेल की मेड उससे इतना कहती ही है कि तभी फिलोमेल अपने फादर को देखती है और उन्हें देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, फादर। पर उसके डैड उसकी आवाज सुन नहीं पाते क्योंकि वो किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं, और ये देखकर जब फिलोमेल अपने डैड के पास आती है तो वो देखती है कि वो सर्वेंट उसके डैड से कह रहा होता है कि
हिज मैजेस्टी, ऐसा पहली बार हुआ है कि चर्च के पुजारियों की भविष्यवाणी गलत हुई है, इसीलिए वो भी बहुत ही परेशान है। उस सर्वेंट की ये बात सुनकर किंग बहुत ही परेशान होता है और फिर उस सर्वेंट से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम एक काम करो, इस फेस्टिवल को कुछ दिन के लिए टाल दो और तुम इस फेस्टिवल को मनाने के लिए एक और डेट फाइनल करो और फिर मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट देना। अपने डैड की ये बात सुनकर फिलोमेल बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और फिर मन में सोचती है, नहीं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो जो कुछ भी मैंने उस किताब में देखा था वो सब कुछ सच हो जाएगा। फिलोमेल इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, जैसा कि मैंने उस किताब में देखा था कि नेशनल फाउंडेशन डे का फेस्टिवल डिले हो जाएगा और अब ऐसा सचमुच हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने उस किताब में पढ़ा था, क्या सचमुच वो सब कुछ सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिलोमेल खुद से इतना कहते ही हमें बताती है कि एलेंसिया, जो कि इस किताब की स्टोरी की फीमेल लीड है, वो इस साल फेस्टिवल में आने का प्लान करती है, पर अचानक से भारी बारिश होने लगती है जिसकी वजह से ये फेस्टिवल डिले हो जाता है और इसी वजह से एलेंसिया ये फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं आ पाती। फिलोमेल हमसे इतना कहते ही उस दिन को याद करती है जिस दिन उसने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी और उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि हाई प्रीस्ट की भविष्यवाणी गलत होगी। इसीलिए वो उस किताब को पढ़ते हुए कह रही थी, ये कहानी कितनी बेहुदा है, इसमें सब कुछ झूठ लिखा है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि नेशनल फाउंडेशन डे के दिन बारिश हुई हो? सचमुच ये कहानी बिल्कुल ही बेकार है। बस कुछ दिन और रुक जाओ इस कहानी के लेखक, क्योंकि जैसे ही ये फेस्टिवल बिना किसी परेशानी के बीत जाएगा, उसके अगले ही दिन मैं खुद तुम्हें मौत की सजा दूंगी। फिलोमेल इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, क्या हो अगर उस स्टोरी की कहानी सच हो जाए, क्योंकि ये चीज इत्तेफाक नहीं हो सकती। कि फिलोमेल खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, क्या हो अगर उस कहानी में लिखी सभी बातें सच हो। फिलोमेल इतना मन में सोचते ही उस भारी बारिश में भागते हुए अपने डैड के पास जाती है, जिसे देखकर उसकी मेड बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। कि तभी फिलोमेल उस भारी बारिश में भीगते हुए अपने डैड से कहती है, नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज फादर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप फाउंडेशन फेस्टिवल को डिले मत कीजिए, प्लीज फादर। और अगर आपको कॉम्रेशन स्पीच रखवानी ही है तो हम उसे महल के अंदर रखवा सकते हैं, पर प्लीज फादर, आप फाउंडेशन फेस्टिवल को डिले मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। फिलोमेल उस भारी बारिश में खड़े होकर अपने डैड से ऐसा चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तभी उसकी मेड भागकर वहां आती है और फिलोमेल को ऐसे भीगते हुए देखकर परेशान होती है और फिर फिलोमेल से कहती है, ओ गॉड प्रिंसेस, आप इस भारी बारिश में क्या कर रही हैं? जल्दी अंदर चलिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिलोमेल की मेड उसके लिए परेशान हो रही थी, पर फिलोमेल उससे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने डैड की ओर देख रही थी और अपने डैड से कह रही थी, प्लीज फादर, प्लीज आप एक बार मेरी बात मान लीजिए। फिलोमेल अपने डैड से भीख मांग रही थी कि वो फाउंडेशन सेरेमनी को डिले ना करें, पर उसके डैड उस भारी बारिश में उसे भीगते हुए देखने के बावजूद भी उसके चेहरे से अपना मुंह फेर लेते हैं और फिर अपने सर्वेंट से कहते हैं, जल्दी यहाँ से चलो। किंग की ये बात सुनकर वो सर्वेंट फिलोमेल की ओर देखते हुए किंग से कहता है, पर योर मैजेस्टी प्रिंसेस। वो सर्वेंट इसके आगे कुछ कहता है कि तभी किंग उसे गुस्से में देखता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या अब मुझे एक छोटे बच्चे का रोना धोना भी सुनना पड़ेगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक फेस्टिवल मनाना है। इसलिए उसने एम्पीरियर का रास्ता रोकने की कोशिश की। किंग उस सर्वेंट से इतना कहते ही वहां से चला जाता है, जबकि इसके दूसरी ओर फिलोमेल अपने डैड को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर निराश होते हुए मन में सोचती है, फादर, क्या आप एक बार मेरी बात नहीं मान सकते थे? फिलोमेल इतना मन में सोचकर निराश हो रही होती है कि तभी उसकी मेड उसे अंदर लेकर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़का फिलोमेल को दूर से देख रहा होता है। कि तभी फिलोमेल की नजर उस लड़के पर पड़ने ही वाली होती है कि तभी उसकी मेड उससे कहती है, प्रिंसेस, आप जल्दी से अंदर चलिए और अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिलोमेल की मेड उससे इतना कहती ही है कि तभी वो लड़का दूर से आवाज लगाते हुए कहता है, प्रिंसेस। वो लड़का इसके आगे कुछ कहता ही कि तभी एक आदमी उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, ना सर, ये अभी सही समय नहीं है प्रिंसेस से मिलने का, इसलिए तुम अभी मेरे साथ घर वापस चलो। उस आदमी की ये बात सुनकर नासर कहता है, पर डैड। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी उसके डैड कहते हैं, जल्दी चलो नासर। अपने डैड की ये बात सुनकर नासर कुछ नहीं कह पाता और फिर अपने डैड के साथ घर वापस लौट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिलोमेल की नैनी उसे बुरी तरह से पीट रही होती है और फिलोमेल चुपचाप वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती। कि तभी उसकी नैनी उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी प्रिंसेस, पर तुमने आज जो कुछ भी किया मैं उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज ये स्पेशल सजा दे रही हूँ। इसीलिए तुम इसे याद रखना और आगे से ऐसी गलती कभी मत करना।
अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिलोमल कहती है ठीक है। फिलोमल की ये बात सुनकर उसकी नैनी इरिटेट हो जाती हैं और फिर वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहती हैं, ये लड़की कितनी जिद्दी है, इसने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी। फिलोमल की नैनी इतना कहते ही वहाँ से चली जाती हैं और फिर फिलोमल अपना हाथ अपने दिल पर रखकर मन में सोचती है, मुझे यहाँ पर ज्यादा दर्द हो रहा है जबकि चोट मुझे पैरों पर लगी है। फिलोमल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी कुछ मेड उसके पास आती हैं और फिर उससे कहती हैं, प्रिंसेस आप आराम से बैठ जाइए ताकि हम आपकी चोट पर दवाई लगा दें। उन दोनों मेड्स में से एक मेड ऐसा कहती ही है कि तभी उसमें से दूसरी मेड फिलोमल को दवाई लगाते हुए उससे कहती है, प्रिंसेस आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिंसेस अगर आप चुपचाप अपनी गलती मान लेती और अपनी नैनी से ये कह देती कि आपसे गलती हो गई तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से नहीं मारती और हमें भी इतनी परेशानी नहीं होती। फिनोमल की मेड फिनोमल को समझा रही होती है पर फिनोमल उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती है, जिसे देखकर फिनोमल की मेड अपने पास खड़े दूसरी मेड की ओर देखती है और फिर उससे कहती है, अब हम क्या करें, प्रिंसेस तो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। फिलोमल की मेड उस दूसरी मेड से इतना कहते ही फिलोमल से कहती है, प्रिंसेस आपकी नैनी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत होइए क्योंकि जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद आकर आपसे माफी मांगेगी। और आप ज्यादा परेशान मत होइए क्योंकि हिज मैजेस्टी ने कहा है कि हम नेशनल फाउंडेशन डे का फेस्टिवल अगले हफ्ते रखेंगे और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि आपकी नैनी आपको उस फेस्टिवल में जाने की परमिशन जरूर देंगी। फिनोमल अपनी मेड की ये बात सुनकर उससे कहती है, क्या हम ये फेस्टिवल अगले हफ्ते रखेंगे, पर मैंने तो ये सुना है कि बारिश अब बंद हो चुकी है, तो फिर डैड ने इस फेस्टिवल की डेट इतनी डिले क्यों की है। फिनोमल के इस सवाल के जवाब में उसकी मेड कहती है, प्रिंसेस हमने सुना है कि हिज मैजेस्टी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाई प्रीस्ट की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। फिनोमल की मेड इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर खड़ी दूसरी मेड कहती है, प्रिंसेस ये थोड़ा अजीब नहीं है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि फाउंडेशन सेरेमनी को डिले किया गया है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि किसी वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर खड़ी वो पहली मेड उस मेड को गुस्से में घूरते हुए कहती है, हे आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उस मेड को गुस्से में देखकर वो मेड डरते हुए कहती है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी फिनोमल उन दोनों मेड से कहती है, तुम दोनों अब जा सकती हो। फिनोमल की ये बात सुनकर वो दोनों मेड वहाँ से जाने लगती हैं और जाते हुए फिनोमल से कहती हैं, प्रिंसेस बहुत ही रात हो चुकी है इसलिए आप आराम से सो जाइए। उन दोनों मेड्स की ये बात सुनकर फिनोमल उनसे कहती है, ठीक है। फिनोमल की ये बात सुनकर वो दोनों मेड्स वहाँ से चली जाती हैं और उन दोनों मेड्स के वहाँ से जाते ही फिनोमल दुखी होते हुए मन में सोचती है, ये कितनी अजीब बात है, पर नेशनल फाउंडेशन डे फेस्टिवल का डिले होने का कोई भी चांस नहीं था, पर जैसा इस बुक में लिखा है बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसका मतलब इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सच है। फिनोमल इतना मन में सोचते ही उस बुक को ड्रॉवर से निकालती है और फिर उस बुक को देखते हुए मन में सोचती है, इस किताब में लिखी स्टोरी कोई आम स्टोरी नहीं है क्योंकि इस किताब में लिखी ये कहानी मेरा भविष्य बताती है। इसका मतलब ये एक भविष्यवाणी की किताब है और जैसा कि इस किताब में लिखा है कि मैं अपने फादर यानी कि एम्पीरियर यूस्टिक की बेटी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं एक फेक प्रिंसेस हूँ। फिनोमल इतना मन में सोचती ही है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फिनोमल की नैनी उसके रूम में आती हैं और उससे कहती हैं, प्रिंसेस आपके उठने का समय हो गया है इसीलिए जल्दी से उठिए क्योंकि कल आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हिज मैजेस्टी बहुत ही गुस्से में हैं और वो आपको बुला रहे हैं। प्रिंसेस जल्दी से उठिए। फिनोमल की नैनी फिनोमल से इतना कहती ही है कि तभी फिनोमल अपनी दबी आवाज में कहती है, नैनी मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। फिनोमल की ये बात सुनकर उसकी नैनी उससे गुस्से में कहती है, प्रिंसेस आप एक बार फिर से बीमारी का झूठा बहाना बना रही है ना, लेकिन प्रिंसेस आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसे बहाने बनाने से आप बच जाएंगी क्योंकि जो कुछ भी आपने कल किया उसके लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिनोमल कहती है, नैनी मैं सच कह रही हूँ और मैं कोई भी बहाना नहीं बना रही, मुझे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। फिनोमल की ये बात सुनकर उसकी नैनी उससे गुस्से में कहती है, मुझे पता है प्रिंसेस कि आप नाटक कर रही हैं क्योंकि आप क्लासेस बंक करने के लिए भी ऐसे ही बहाने बनाती हैं। फिनोमल की नैनी उससे इतना कहते ही उसके बॉडी को टच करती हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि फिनोमल को सचमुच बुखार है और जब उन्हें ये एहसास होता है तो वो कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें सचमुच बुखार है। फिनोमल की नैनी उससे इतना कहती ही है, देखते हैं कि फिनोमल की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वो एक बहुत ही भयानक सपना देख रही होती है जहाँ पर वो खुद से कह रही होती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस इतना ही चाहा कि आप मुझसे प्यार करें, क्या मेरी तरफ देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा है फादर। फादर बस एक बार, क्या आप एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकते। फिनोमल सपने में खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है और फिर वो खुद से घबराते हुए कहती है,
अच्छा, तो ये सिर्फ एक बुरा सपना था। फिनोमोल खुद से इतना कहते ही बिस्तर से उठती है और फिर मन में सोचती है, पता नहीं मैं कितने दिनों से यहाँ पर सो रही हूँ। फिनोमोल इतना मन में सोचती ही है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सूप पर पड़ती है और उस सूप को देखकर उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसे बहुत ही जोर से बुखार था और इसी वजह से उसकी नैनी उसके लिए ये सूप लेकर आई थी और उससे गुस्से में ये बात कहकर गई थी कि ओ गॉड, अब मुझे तुम्हारी देखभाल भी करनी पड़ेगी। प्रिंसेस, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें खाइए और आराम कीजिए। और क्योंकि आपको बुखार है इसलिए मैंने आपके लिए सूप भी तैयार किया है, इसे खा लीजिएगा ठंडा होने से पहले। फिनोमोल की नैनी इतना कहते ही वो सूप की प्लेट टेबल पर रखती हैं और फिर फिनोमोल से गुस्से में कहती हैं, सचमुच प्रिंसेस, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने एक छोटे से फेस्टिवल के लिए सबके सामने बच्चों जैसे बिहेव किया। और अब देखिए प्रिंसेस, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल को अटेंड भी नहीं कर पाई। फिनोमोल की नैनी उससे इतना कहती ही है कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फिनोमोल अपने बेड पर लेटी हुई होती है और खुद से कह रही होती है, एक छोटा सा फेस्टिवल। हाँ, फिनोमोल खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसे याद आता है कि उसकी नैनी ने उस दिन कहा था कि मैंने हिज मैजेस्टी से कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, पर उन्हें नेशनल फाउंडेशन डे में बोली जाने वाली स्पीच की तैयारी करनी थी, इसीलिए वो आपको देखने नहीं आ सके। पर वो आपसे नाराज थे कि आपने इतने अच्छे दिन पर अपनी तबीयत खराब कर ली। फिनोमोल अपनी नैनी की ये बात याद करके बहुत ही दुखी होती है और फिर उस किताब में लिखी बातों को याद करके मन में सोचती हैं, मुझे ये बात पहले से ही पता है पर उसे मानने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो कुछ भी उस किताब में लिखा है वो सच हो जाए। पर मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पिता एक ऐसे इंसान हैं जो मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करेंगे, चाहे वो मुझसे सपने में ही क्यों ना बात करें। फिनोमोल इतना मन में सोचते ही अचानक से बिस्तर से उठती है और फिर खुद से कहती है, क्या हो अगर उस किताब में लिखी सभी बातें सच हो जाए। फिनोमोल खुद से इतना कहते ही डरते हुए मन में सोचती है, तो इसका मतलब डैड मुझे सचमुच जान से मार देंगे। क्या होगा अगर मैं सबके साथ अब अच्छे से व्यवहार करूं और डैड को एक ऐसी बेटी बनकर दिखाऊं जिस बेटी की आशा वो हमेशा से करते हैं। तो ये जानने के बाद कि मैं नकली हूं, क्या वो मुझ पर रहम करेंगे? और क्या हो अगर इन 9 सालों में मैं एक अच्छी प्रिंसेस बनकर दिखाऊं, तो क्या फ्यूचर चेंज हो जाएगा। फिनोमोल इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, उठो फिनोमोल और अभी जाकर इस बात को कन्फर्म करो। फिनोमोल खुद से इतना कहते ही बिस्तर से उठकर कहती है, मैं अभी डैड के ऑफिस जाकर इस बात को कंफर्म करूंगी। फिनोमोल इतना कहते ही धीरे धीरे ऑफिस की ओर बढ़ती है और मन में सोचती है, ये बात थोड़ी सी अजीब है, पर पता नहीं क्यों आज डैड का ऑफिस मुझे बहुत ही दूर लग रहा है और पता नहीं क्यों पर मेरा शरीर मुझे बहुत ही हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं चक्कर ना आ जाए। फिनोमोल इतना मन में सोचती ही है कि तभी वो देखती है कि एक कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही है, इसीलिए वो उस कमरे के पास जाती है तो वो वहाँ देखती है कि कुछ मेट्स एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और ये देखकर फिनोमोल मन में सोचती है, ये तो वो जगह है जहाँ पर मेट्स रहती हैं, पर ये मेट्स किस बारे में बातें कर रही हैं। फिनोमोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी वो देखती है कि उन सभी मेट्स में से एक मेट कह रही होती है, आखिरकार हमें हमेशा क्यों प्रिंसेस की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उस मेट की ये बात सुनकर फिनोमोल सरप्राइज होते हुए मन में सोचती है, ये मेड तो मेरी पर्सनल मेड है, पर ये मेड मेरी इतनी बुराई क्यों कर रही है। फिनोमोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर खड़ी दूसरी मेड कह रही होती है, चुप रहो, इतनी जोर से मत बोलो, क्या हो अगर कोई हमारी बात सुन ले। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर खड़ी वो पहली मेड कहती है, चिंता मत करो, सिर्फ हम 3 ही यहाँ पर हैं और वैसे भी जो कुछ भी मैंने कहा क्या वो सच नहीं है। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर बैठा एक सर्वेंट मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे मुझे लगता है कि हमारी तनख्वाह कटने वाली है, क्योंकि आजकल प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही परेशानियां खड़ी कर रही हैं। उस सर्वेंट की ये बात सुनकर और उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो मेड गुस्से में कहती है, हाँ मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल वो नैनी भी हमें कुछ ज्यादा ही डांट रही है, जबकि सारी गलती प्रिंसेस की है। प्रिंसेस हमेशा सबके लिए मुसीबत खड़ी करती हैं, इसीलिए तो हिज मैजेस्टी उनसे प्यार नहीं करते। और अरे हाँ मार्टिन, अगर मैं प्रिंसेस होती ना तो हिज मैजेस्टी मुझसे जरूर प्यार करते। उस मेड की ये बात सुनकर वहाँ पर बैठा वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, लगता है कि तुम अभी भी नींद में हो। वो सर्वेंट इतना कहता ही है कि तभी हम फिलोमल को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में थी और मन में सोच रही थी, ये सर्वेंट मेरा पर्सनल लाइट है जिसका नाम मार्टिन है और ये हमेशा मुझसे मेरी रक्षा करने का वादा करता था, तो ये कैसे मेरे बारे में इतना बुरा भला बोल सकता है। और ये दोनों मेड्स जो हमेशा मेरा साथ देती हैं, वो कैसे ऐसा कह सकती हैं। फिलोमल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी वो देखती है कि उनमें से एक मेड चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ गॉड, मुझे सचमुच फिलोमल से बहुत ही नफरत है। उस मेड की ये बात सुनकर फिलोमल बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर
उसके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं और वो उस जगह से हिल भी नहीं पाती। तभी वो सुनती है कि वहाँ पर खड़ी वो मेड एक बार फिर से उसके बारे में बुराई करते हुए कह रही होती है, हे मार्टिन, मैंने सुना है कि फिलोमल के पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। उस मेड की ये बात सुनकर मार्टिन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। मार्टिन के इतना कहते ही वो मेड मुस्कुराते हुए कहती है, पर मार्टिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं है, क्योंकि डिवाइन पावर रॉयल फैमिली का सिंबल है, और अगर फिलोमल के पास डिवाइन पावर नहीं है तो इस बात का तो यही मतलब होता है कि फिलोमल रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं है। उस मेड की ये बात सुनकर मार्टिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ना ही उसके पास कोई डिवाइन पावर है और उसकी हरकतें कितनी घटिया हैं। मार्टिन इतना कहता ही है कि तभी वो मेड हंसते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मार्टिन, क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले देखा कि एक छोटे से फेस्टिवल के लिए उस फिलोमल ने उन सभी नॉवेल्स के सामने कितनी जिद की। सचमुच मुझे वो देखकर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। और मार्टिन, मुझे तो ये भी लगता है कि फिलोमल की इस हरकत के बाद ड्यूक फैमिली के बेटे के साथ जो फिलोमल की एंगेजमेंट है वो भी वो तोड़ देंगे। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी मार्टिन हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि कुछ दिन पहले जो पार्टी थी उसमें ड्यूक फैमिली के सन ने फिलोमल को केक खिलाया था, पर इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। पर फिलोमल ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सचमुच फिलोमल कितनी ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि ये देखने के बावजूद भी कि हिज मेजेस्टी उससे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, वो अभी भी ये नहीं जान पाई कि वो ड्यूक फैमिली का लड़का उससे कितनी नफरत करता है। मार्टिन इतना कहते ही जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर फिलोमल उस गेट के बाहर से कॉरिडोर की ओर भागते हुए मन में सोचती है, बस बहुत हुआ, अब मैं जल्दी से फादर के पास जाऊंगी। और फिलोमल इतना सोच रही होती है कि तभी उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और ये देखकर फिलोमल खुद से कहती है, बस करो फिलोमल, इस तरह से मत रो, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए उन लोगों की बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलोमल, उन्हें खुद को हर्ट करने मत दो। फिलोमल रोते हुए खुद से इतना कह ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम किंग के सर्वेंट को देखते हैं, जो कि किंग से मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए अगर आपके पास समय हो तो। वो सर्वेंट इतना कहता ही है कि तभी किंग गुस्से में कहता है, सचमुच पोलन, तुम बहुत ही जिद्दी हो। किंग पोलन से इतना कहता ही है कि तभी पोलन दुखी होते हुए कहता है, पर फिर भी योर मैजेस्टी, ये ठीक रहेगा कि आप प्रिंसेस से एक बार मिल लें, क्योंकि प्रिंसेस की तबीयत पिछले एक हफ्ते से बहुत ही खराब है। पोलन की ये बात सुनकर किंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, पोलन, तुम उस लड़की पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? वो लड़की सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही है। किंग की ये बात सुनकर पोलन कहता है, योर मैजेस्टी, मुझसे एम्पीरियर डॉक्टर ने खुद कहा है कि इस बार प्रिंसेस की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेज बुखार है। पोलन के इतना कहते ही किंग गुस्से में कहता है, तो क्या बुखार आना कोई बड़ी बात है पोलन? किंग की ये बात सुनकर पोलन को फिलोमल के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो किंग से कहता है, योर मैजेस्टी, आप प्रिंसेस के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? आप प्रिंसेस के लिए इकलौते फैमिली मेंबर हैं, इसलिए अगर आप ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा फील होगा योर मैजेस्टी? पोलन की ये बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, मैंने उस चीज को कभी भी अपनी बेटी नहीं माना है पोलन। किंग की ये बात सुनकर पोलन कहता है, योर मैजेस्टी, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि एम्प्रेस इजाबेला की मौत प्रिंसेस की वजह से हुई है? पोलन के इतना कहते ही किंग गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो पोलन। किंग को ऐसे गुस्से में देखकर पोलन उनसे माफी मांगता है और ये देखकर किंग उससे कहता है, पोलन, एक समय ऐसा था कि जब मैं सोचा करता था कि उस चीज की वजह से इजाबेला की मौत हुई है, पर ये बहुत समय पहले की बात है और अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। और वैसे भी मैंने उस चीज से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया है कि वो इजाबेला की कमी पूरी करे। मैं उस चीज से बस इतना चाहता हूँ कि कम से कम वो प्रिंसेस होने की जिम्मेदारियों को पूरा करे। किंग इतना कहते ही टेबल पर रखे पेपर्स को उठाकर पढ़ता है और उन पेपर्स को पढ़कर डिसअपॉइंट होते हुए पोलन से कहता है, पर ये देखने के बाद मुझे लगता है पोलन की वो प्रिंसेस होने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकती। पोलन से इतना कहते ही किंग मन में सोचता है, मुझे उस चीज से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए थी। किंग इतना मन में सोच रहा होता है कि तभी पोलन किंग से कहता है, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रिंसेस अभी सिर्फ 9 साल की हैं। पोलन की ये बात सुनकर किंग उससे कहता है, हाँ पोलन, अगर हम परेशानियां खड़ी करने को मेहनत का नाम दे दे तो वो चीज सचमुच बहुत मेहनत कर रही है। किंग पोलन से इतना कहते ही अपनी चेयर से उठता है और शेल्फ से एक बियर निकालते हुए पोलन से कहता है, जितने साल की वो लड़की अभी है, मैं उस समय अपने भाइयों के साथ जंग पर गया था। किंग की ये बात सुनकर पोलन उनसे कहता है, योर मैजेस्टी, उस समय की सिचुएशन बहुत ही अलग थी और वैसे भी आप बचपन से ही जीनियस हैं। पोलन की ये बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, वो चीज ना ही इजाबेला जैसी है और ना ही मेरे जैसी। ये सुनकर पोलन किंग से पूछता है, योर मैजेस्टी, क्या आप प्रिंसेस से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? पोलन के इस सवाल के जवाब में किंग उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा पोलन, मैं उस चीज से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो चीज इस महल में बिल्कुल वैसे रहे जैसे महल में कोई मरा हुआ चूहा रहता है।
ताकि मुझे उस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देना पड़े और मुझे ये चीज बिल्कुल महसूस ना हो कि वो चीज यहाँ रहती है। किंग के इतना कहते ही फिल्मोल को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटे हुए रो रही थी और खुद से कह रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि हिज मैजेस्टी मुझे कभी फ्यूचर में माफ करेंगे। फिल्मोल इसके बाद अपने डैड को याद करते हुए मन में खुद से सवाल करने लगती है कि क्या हिज मैजेस्टी मुझे माफ करेंगे और क्या मैं किसी से हेल्प मांगू? अगर मांगू तो किससे? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी तरफ है। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे अपने डैड की कही गई वो बात याद आती है जहाँ पर उसके डैड ने कहा था कि मैंने उस चीज को कभी भी अपनी बेटी नहीं माना है। और ये बात याद आते ही फिल्मोल के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है, मैं जीना चाहती हूँ। फिल्मोल इतना कहते ही जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम थोड़ी देर बाद फिल्मोल को देखते हैं जिसके आंखों के आंसू अब सूख गए थे और वो अपनी प्रोफेसी की किताब निकालकर उसे पढ़ते हुए मन में सोच रही थी, शायद इस किताब में मेरे बचने का कोई तरीका हो सकता है। फिल्मोल इतना मन में सोचते ही उस किताब को पढ़ती है और मन में सोचती है, इस किताब में लिखा है कि नकली प्रिंसेस होने के बावजूद भी फिल्मोल को तुरंत नहीं मारा गया और ऐसा इसलिए क्योंकि एलेंसिया को उस पर दया आ गई और उसने एम्पीरियर से अपील की, लेकिन फिल्मोल ने जलन की वजह से एलेंसिया से बदला लिया जिसकी वजह से वो जेल में बंद हो गई। फिल्मोल उस किताब को इतना पढ़ते ही मन में सोचती है, इस बुक के अकॉर्डिंग जब एलेंसिया के बारे में सबको पता चला था तो फिल्मोल इस पैलेस से भाग गई थी, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे मार दिया गया था। फिल्मोल इतना सोचते ही उस किताब को घूरने लगती है और फिर कहती है, बस मुझे एलेंसिया के आने से पहले यहाँ से भागना है, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं भाग सकती, पर अगर मुझे वो चीज मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। और वो चीज है एक रिंग जिसे बेलर ऑफ इम्पीरियर फैमिली ने हर जनरेशन के एम्पीरियर और उसके एयर के लिए एक बनाई है जिसे रिंग ऑफ प्रोमिनेंस भी कहा जाता है। इस रिंग को सन गॉड की पावर से बनाया गया था और ये रिंग कई तरह के जादू और शक्तियों को इस्तेमाल करने की परमिशन देती है। इस रिंग में टेलीपोर्ट पावर्स भी हैं, इसीलिए इस रिंग की मदद से हम ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर हम पहले जा चुके हैं। लेकिन इस रिंग में एक प्रॉब्लम है कि इसे बिना डिवाइन पावर्स के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और क्योंकि मेरे पास कोई भी डिवाइन पावर्स नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती और क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती इसीलिए मुझे अपने फादर की रिंग लेनी होगी जिसमें पहले से ही डिवाइन पावर्स हों। फिल्मोल इतना सोचते ही मन में कहती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो अपनी रिंग मुझे दे दे, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिल्मोल खुद से इतना कहते ही जमीन से उठने की कोशिश करती है लेकिन वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है और मन में सोचती है, ओह मुझे अभी याद आया कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अभी बीमार होने का समय नहीं है क्योंकि मुझे अभी एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा, क्योंकि इस समय सिर्फ एक अच्छा बच्चा बनकर रहना काफी नहीं होगा और वैसे भी रॉयल पैलेस में ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। फिल्मोल इतना सोचते ही निराश होते हुए कहती है, मुझे एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा इस छोटी फेक प्रिंसेस के लिए। फिल्मोल इतना कहते ही अपने दिल पर हाथ रखती है और फिर खुद से कहती है, मैं ये कर सकती हूँ और मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। फिल्मोल खुद से इतना कहती ही है कि तभी हमसे कोई कहता है, उस दिन से फिल्मोल ने अपनी जान पर खेलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम एम्पीरियर को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में जा ही रहे होते हैं कि तभी फिल्मोल की नैनी वहां पर आती हैं और कहती हैं, योर मैजेस्टी मैं अभी प्रिंसेस को जगाती हूँ। ये सुनकर एम्पीरियर कहता है, नहीं रहने दो। एम्पीरियर की ये बात सुनकर फिल्मोल की नैनी उसे घूरने लगती हैं। इसके बाद हम फिल्मोल को देखते हैं जो अपने बेड पर आराम से सो रही थी और उसे ऐसे देखकर एम्पीरियर दुखी होते हुए कहते हैं, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। एम्पीरियर इतना कहते ही पोलन की नैगिंग को याद करते हुए सोचते हैं, अगर पोलन मुझे परेशान नहीं करता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। एम्पीरियर इतना सोचते ही फिल्मोल की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, फिर भी लगता है कि ये बीमार होने के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। एम्पीरियर इतना कहते ही अपना हाथ फिल्मोल के चेहरे पर रखने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि फिल्मोल नींद में रोते हुए बड़बड़ा रही है और ये देखकर जब वो उसके पास आते हैं तो वो सुनते हैं कि फिल्मोल नींद में कह रही है, फादर मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। फिल्मोल नींद में इतना कहते ही कांपते हुए अपने फादर की फिंगर पकड़कर रोने लगती है और ये सब देखकर एम्पीरियर को बहुत बड़ा शॉक लगता है और फिर उन्हें अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता है और फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पर यंग एम्पीरियर डरते हुए कह रहे थे, क्यों आखिर क्यों सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम एम्पीरियर को देखते हैं जो फिल्मोल के हाथ को देखकर मन में सोच रहे थे, एक समय ऐसा भी था जब मैं नींद में ऐसे ही रोता था, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है और अब तो मैं ये सब भूल भी गया हूँ। एम्पीरियर इतना मन में सोच रहे थे कि तभी उन्हें नेशनल फाउंडेशन डे का दिन याद आता है और फिर वो मन में खुद से कहते हैं, क्या वो उस दिन सिर्फ नखरे नहीं कर रही थी
और क्या एम्पियर की इकलौती बेटी होने के बावजूद भी ये खुशहाल जीवन नहीं जी रही है? मैंने कई बार इसे मेरा अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए देखा है। क्या ये यहाँ पर खुश नहीं है? एम्पियर इतना मन में सोचते ही बोलते हैं, शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ। एम्पियर खुद से इतना कहते ही है कि हम एक गोल्डन कलर का फ्रूट देखते हैं, जिसे देखकर फिल्मोल बहुत ही कंफ्यूज होती है और फिर उस फ्रूट के बारे में अपनी नैनी से पूछते हुए कहती है, नैनी, आपके कहने का ये मतलब है कि ये गोल्डन फ्रूट हिज मैजेस्टी ने मेरे लिए भेजा है? ये सुनकर फिल्मोल की नैनी धीरे से कहती है, इतने मामूली से बुखार के लिए इतनी महंगी चीज? इसके बाद फिल्मोल की नैनी उससे पूछती है, क्या कल कुछ भी नहीं हुआ था? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल कंफ्यूज होते हुए कहती है, नहीं, कल ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था, पर आप किसी बात से परेशान लग रही हो। क्या बात है नैनी, क्या कल कुछ हो गया था? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में उसकी नैनी कहती है, नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी जिसकी खबर मुझे तुम्हें देनी पड़े। अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल उस गोल्डन फ्रूट को घूरते हुए मन में सोचती है, खैर, ये बात तो सच है कि ये गोल्डन फ्रूट वर्ल्ड ट्री का ही है। फिल्मोल इतना मन में सोचते ही हमें वर्ल्ड ट्री के बारे में बताते हुए कहती है, वर्ल्ड ट्री इस दुनिया का सबसे पवित्र पेड़ है, जो कि कॉन्टिनेंट के सेंटर पर है। और उस पेड़ के फल बहुत ही फेमस है, क्योंकि उस पेड़ के फल किसी अमृत की तरह होते हैं जो शरीर को शक्तिशाली बना देते हैं। और तो और मैंने ये भी सुना है कि इस तरह के लगभग 12 फल हर साल इंपीरियल पैलेस को दिए जाते हैं। फिल्मोल हमसे इतना कहते ही उस फ्रूट को ऊपर उठाती है और फिर मन में सोचती है, लेकिन मैंने इस चीज की कभी उम्मीद नहीं की थी कि हिज मैजेस्टी उनमें से एक फल मुझे भी दे देंगे। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसकी नैनी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ध्यान से, कहीं ये हाथ से छूट ना जाए। फिल्मोल अपनी नैनी की ये बात सुनकर दुखी होते हुए मन में सोचती है, ये फ्रूट जरूर पोलन ने मेरे लिए भेजा होगा, पर मुझे खुश करने के लिए उन्होंने जरूर नैनी से ये कह दिया होगा कि ये गिफ्ट हिज मैजेस्टी की तरफ से है। फिल्मोल इतना सोचते ही अपनी नैनी से कहती है, नैनी, हिज मैजेस्टी से कहना कि मैं उनकी बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतना कीमती तोहफा मेरे लिए भेजा। फिल्मोल इसके बाद वो फ्रूट अपनी नैनी को देते हुए कहती है, नैनी, मेडिसिन के साथ साथ इस फ्रूट को भी बाहर ले जाना। फिल्मोल की ये बात सुनकर उसकी नैनी सरप्राइज होती है और फिर उससे पूछती है, हाँ, तुम्हें बस इतना ही कहना था? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, क्या मेरा और भी कुछ कहना बाकी रह गया है नैनी? ये सुनकर उसकी नैनी उससे वो फ्रूट लेते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं। फिल्मोल की नैनी उससे इतना कहते ही उसे बताती है कि कुछ समय पहले वो यंग मास्टर एम्ब्रिडन से मिली थी और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए वो मुझसे कह रहे थे कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो वो आपसे मिलने रॉयल पैलेस आएंगे। फिल्मोल की नैनी उसे इतना बताते ही उससे पूछती हैं, तो प्रिंसेस, अब आप मुझे ये बताइए कि आप उनसे कब मिलना चाहती हैं? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल थोड़ी देर के लिए मन में कुछ सोचती है और फिर अपनी नैनी से कहती है, नैनी, अगर ये पॉसिबल हो तो मैं लिटिल ड्यूक से आज ही मिलना चाहूंगी। फिल्मोल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्मोल किसी रूम की ओर जा रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो लिटिल ड्यूक से कह रहा होता है, ना सर, अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करो। ये सुनकर फिल्मोल मन में सोचती है, ये आवाज तो ड्यूक की है। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी एक बार फिर से वो ड्यूक की आवाज सुनती है, जो नासर से गुस्से में कह रहे होते हैं, क्या तुम इतनी नाराजगी भरे चेहरे के साथ योर हाइनेस से मिलोगे? नासर, मैं ये समझता हूँ कि तुम इस बात से दुखी हो क्योंकि तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल सके, पर ड्यूक नासर से इतना कह रहे होते हैं कि तब तक फिल्मोल उस दरवाजे तक पहुँच जाती है जिसके अंदर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फिल्मोल को वहाँ देखकर वहाँ पर खड़ी मेड पैनिक करते हुए उससे कहती है, योर हाइनेस। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी फिल्मोल उससे रोकते हुए कहती है, तुम्हें उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। फिल्मोल उस मेड से इतना कहने के बाद उस गेट के पास खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए थोड़ी देर खड़ी होती है और फिर अचानक से उस रूम में एंटर करती है, जिसकी वजह से ड्यूक और नासर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिल्मोल ड्यूक को ग्रीट करती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हम बहुत दिनों बाद मिले ड्यूक एम्ब्रिडियन और नासर। फिल्मोल को ऐसे ग्रीट करते हुए देखकर ड्यूक और नासर दोनों उसे ग्रीट करते हैं और इसके बाद ड्यूक एम्ब्रिडियन मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, आपकी तबीयत कैसी है? ड्यूक इतना कहते ही है कि तभी नासर फिल्मोल के हालचाल पूछते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपके बीमार होने की खबर को सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गया था। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल मुस्कुराते हुए कहती है, नासर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्मोल के इतना कहते ही वो दोनों साथ में चाय पीने के लिए बैठते हैं कि तभी ड्यूक वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए नासर से कहते हैं, नासर, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ, लेकिन तुम प्रिंसेस का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अपने डैड की ये बात सुनकर नासर डरते हुए कहता है,
ठीक है फादर। और ये सब कुछ देखकर फिल्मोल हमें नासर के बारे में बताते हुए कहती है, नासर एम्ब्रिडियन एक बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का है और यही वो इंसान है जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है। फिल्मोल हमें नासर के बारे में इतना बताती ही है कि तभी नासर फिल्मोल से कहता है, प्रिंसेस क्या आप सचमुच ठीक हैं? अगर नहीं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात से घबराहट हो रही है कि कहीं आप खुद को ज्यादा थका तो नहीं रही हैं। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी फिल्मोल उसकी बात को काटते हुए कहती है, नहीं नासर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिल्मोल इसके बाद नासर से पूछती है, नासर जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो क्या हम दोनों पिकनिक पर जा सकते हैं? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके प्रिंसेस, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो हम दोनों पिकनिक पर चलेंगे। ये सुनकर फिल्मोल उससे पूछती है, तो नासर हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर कहता है, आपको पिकनिक के लिए जिस जगह पर जाना है हम उस जगह पर जा सकते हैं प्रिंसेस, मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल उससे पूछती है, पर नासर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम पिकनिक के लिए किस जगह पर जाना पसंद करोगे? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर कहता है, प्रिंसेस अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूँ। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल फ्रस्ट्रेट होती है और फिर चाय पीते हुए नासर से कहती है, नासर मुझे लगता है कि अभी के मौसम में हमें पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा इस बात पर क्या ख्याल है? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इस मौसम में पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल मन में खुद से कहती है, ओह अब मुझे ये समझ आया कि नासर मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। फिल्मोल खुद से मन में इतना कहते ही नासर से बोलती है, नासर अगर अभी चाय के साथ थोड़ा नाश्ता होता तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी का माहौल और भी प्यारा हो जाता? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्रिंसेस ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिल्मोल नासर से पूछती है, नासर मैंने सुना है कि इन दिनों हाई सोसाइटी में एक पियानिस्ट बहुत ही फेमस है और वो बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करता है, तो क्यों ना नासर जब भी हम पिकनिक के लिए जाएं तो हम उसे वहाँ पर पियानो प्ले करने के लिए बुलाएं। फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर कहता है, प्रिंसेस मैंने भी उस पियानिस्ट के बारे में काफी सुना है और मेरी भी ये विश है कि मैं उसे एक बार पियानो प्ले करते हुए सुनूं, तो इसीलिए आपका ये आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया है। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मोल एलेंसिया की वो तस्वीर जो उसने किताब में देखी थी उससे याद करते हुए मन में सोचती है कि अभी नासर जिस तरीके से मेरे सवालों का जवाब दे रहा है उससे ये साफ पता चलता है कि वो मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसके जवाबों से ये साफ पता चल रहा है कि मुझसे बात करना बस उसकी एक मजबूरी है। पर जब मैंने नासर के बारे में नॉवल में पढ़ा था तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी थी कि नासर एक इस तरीके का इंसान है जो उस लड़की के लिए सब कुछ कर सकता है जिससे वो प्यार करता है। और शायद ये बात सच भी है क्योंकि फ्यूचर में नासर जिस लड़की से प्यार करेगा वो लड़की मैं नहीं एलेंसिया है। फिल्मोल इन सभी बातों को सोचकर दुखी होती है और फिर मन में खुद से कहती है, इसका मतलब नासर ने कभी भी मेरे लिए वैसा फील नहीं किया जैसा मैं उसके लिए करती हूँ। फिल्मोल इतना मन में खुद से कह रही होती है कि तभी नासर उससे कहता है, योर हाइनेस जैसे ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं आपके लिए उस पियानिस्ट से कांटेक्ट कर लूंगा। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी फिल्मोल चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। फिल्मोल को ऐसे देखकर नासर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? ये सुनकर फिल्मोल अपने सोफे से उठती है और फिर नासर से कहती है, नासर चलो हम ये मान लेते हैं कि अभी जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई वो कभी हुई ही नहीं, ठीक है? और हाँ नासर, मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर बार बार मुझसे मिलने या खेलने के लिए यहाँ पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हारा काफी कीमती समय बेकार कर दिया है, तो अब से तुम अपना समय अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जैसे चाहो वैसे स्पेंड कर सकते हो। फिल्मोल इतना कहते ही वहाँ से जाने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देखकर नासर पैनिक करते हुए कहता है, प्लीज एक मिनट रुकिए योर हाइनेस, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, पर प्लीज। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी फिल्मोल उसे रोकती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नासर मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम दूसरे फ्रेंड्स बना सकें। वैसे भी नासर तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे अलावा मेरी उम्र के और भी दोस्त बनाने चाहिए? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर फिल्मोल से दुखी होते हुए कहता है, मैं समझ गया प्रिंसेस। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मोल उससे कहती है, ओके बाय नासर। फिल्मोल नासर से इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि नासर फिल्मोल के ऐसे जाने पर बहुत ही दुखी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम फिल्मोल को देखते हैं जो अपने रूम की ओर जाते हुए मन में खुद से कहती है, तुम्हें नासर से कुछ सीखना चाहिए फिल्मोल, क्योंकि वो हर किसी से प्यार से बात करता है लेकिन वो तुम्हारी तरह किसी को अपना दिल नहीं देता
और इसीलिए तुम्हें भी नासर की तरह बनना चाहिए ताकि जब तुम इस जगह से भागो तो तुम्हें कोई दुख ना हो। फिल्मोल मन में खुद से इतना कहते ही अपने माउथ को टच करते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि मैं उस समय नासर की तरह मुस्कुरा रही थी। फिल्मोल इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिल्मोल एक बुक को टेबल पर रखती है और फिर अपने टीचर से कहती है, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया है और अब मुझे इसके आगे बताइए। फिल्मोल की ये बात सुनकर उसकी टीचर शॉक्ड होते हुए कहती हैं, पर योर हाइनेस, आपने तो इस किताब को सिर्फ एक बार देखा ही है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपने ये किताब अच्छे से पढ़ ली है। अपनी टीचर की ये बात सुनकर फिल्मोल पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उनसे कहती है, टीचर, मैंने इस किताब को अच्छे से पढ़ लिया है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस बुक का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हैं। फिल्मोल की ये बात सुनकर उसकी टीचर उससे कहती है, अच्छा तो ठीक है प्रिंसेस। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो टीचर ये देखकर हैरान थी कि जो टेस्ट पेपर उसने फिल्मोल के लिए बनाया था उसके सभी जवाब उसने बिल्कुल ठीक दिए थे और इसीलिए वो बिल्कुल शॉक्ड होकर फिल्मोल से कहती है, मुझे तो ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिंसेस, आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अपनी टीचर की ये बात सुनकर फिल्मोल प्राउडली कहती है, देखो टीचर, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। फिल्मोल के इतना कहते ही हमें किसी की आवाज आती है जो हमसे कह रहा होता है फिल्मोल के इतना कहते ही हमें किसी की आवाज आती है जो हमसे कह रहा होता है कि इस दिन के बाद से पूरे एम्पीरियल पैलेस में ये अफवाह फैल गई थी कि हमारी रॉयल प्रिंसेस पूरी तरह से बदल चुकी हैं। और इन अफवाहों के साथ साथ ऐसी कई कहानियां जिसमें फिल्मोल बीमार होने के बावजूद भी अपनी क्लासेस को अटेंड करती है और जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानती उनके बारे में अपने टीचर से सवाल पूछती है। ऐसी कई कहानियां पूरे एम्पीरियल पैलेस में फैल रही थी और इन कहानियों के बीच में एक अफवाह भी फैल रही थी कि नासर और फिल्मोल के रिश्ते में काफी बदलाव हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्मोल नासर से मुस्कुराते हुए कह रही थी, नासर, क्यों ना हम आज का पूरा टाइम सिर्फ अपनी ही चीजों को करने में फोकस करें और हाँ, अगली बार से तुम अपने साथ ऐसी भी चीजें लेकर आना जो तुम्हें करना पसंद है, ठीक है। फिल्मोल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नासर फिल्मोल को इतना सीरियस देखकर मन में सोचता है, प्रिंसेस ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि मुझे अपनी भी पसंद की चीजों को करना चाहिए, लेकिन नासर इतना मन में सोच ही रहा होता है कि तभी फिल्मोल उससे कहती है, नासर। ये सुनकर नासर सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, जी हाँ प्रिंसेस। नासर के इतना कहते ही फिल्मोल उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि सिलिया कंट्री में जंग कब हुई थी। इसके जवाब में नासर कहता है, प्रिंसेस, एम्पीरियल कैलेंडर के हिसाब से ईयर 132 में सिलिया वॉर हुई थी। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मोल नासर से कहती है, थैंक यू नासर, तुम सचमुच बहुत ही स्मार्ट हो। फिल्मोल का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर नासर दुखी होते हुए मन में खुद से कहता है, क्या प्रिंसेस मेरी किसी बात से गुस्सा है, क्योंकि आजकल वो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रही हैं और पता नहीं क्यों उनका ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नासर इतना मन में खुद से कह ही रहा होता है कि में हम ये देखते हैं कि एक मेड चाय का कप नीचे गिरा देती है और फिर फिल्मोल से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये कप बस गलती से फिसल गया। वो मेड फिल्मोल से इतना कहते ही उस टूटे हुए कप को उठाने लगती है और फिर मन में सोचती है, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं, ये कप तो लॉर्ड एम्ब्रिडियन का दिया हुआ तोहफा था। वो मेड मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी फिल्मोल उससे कहती है, तुम ये क्या कर रही हो। फिल्मोल की ये बात सुनकर वो मेड बहुत ही डर जाती है और फिर मन में सोचती है, अब तो मेरी खैर नहीं। वो मेड मन में इतना सोच ही रही होती है कि तभी फिल्मोल उससे कहती है, इसे जल्दी साफ कर दो, नहीं तो कारपेट भी गीला हो जाएगा। फिल्मोल की ये बात सुनकर वो मेड शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी फिल्मोल उससे कहती है, साफ करने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो और हाँ, ध्यान से साफ करना, अपना हाथ मत काट लेना। फिल्मोल की ये बात सुनकर वो मेड कंफ्यूज होते हुए कहती है, ओह ओके योर हाइनेस। इसके बाद वो मेड मन में खुद से कहती है, ये क्या था। वो मेड मन में खुद से इतना कहते ही फिल्मोल के स्माइलिंग फेस को याद करते हुए मन में सोचती है, आराम से करो, तुम इस मामूली चाय के कप से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो मेड इतना सोच रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि वो मेड अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताते हुए कहती है, प्रिंसेस ने बिल्कुल ऐसे ही मुझसे कहा था, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात अनबिलीवेबल है ना। उस मेड की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी एक दूसरी मेड कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है। मुझे लगता है कि हिज मैजेस्टी ने प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। फ्रेंड्स, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस मेड के इतना कहते ही वहाँ पर बैठी एक दूसरी मेड कहती है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगी। ये सुनकर वो पहली मेड कहती है, हाँ, और वैसे भी तुम ये जानती हो ना कि वो कितनी अकड़ वाली और चिड़चिड़ी है।
उस मेड के इतना कहते ही वहाँ पर खड़ा एक सोल्जर हंसते हुए कहता है, खैर कम से कम अभी के लिए पैलेस तो शांत रहने वाला है। वो सोल्जर इतना कहता ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन तीनों सर्वेंट्स में से एक मेड काम कर रही होती है कि तभी वो सुनती है कि एक सर्वेंट हैरान होते हुए एक मेड को बता रहा होता है कि प्रिंसेस ने आज फिर से एक टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गार्डनर उस सोल्जर को बता रहा होता है कि आज हिज हाइनेस गिर गई थी पर उन्होंने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम उसके अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक शेफ खुशी के आंसू अपनी आंखों में लिए हुए एक मेड से कह रहा होता है कि आज हर हाइनेस ने खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं किए, बल्कि आज उन्होंने सब कुछ अच्छे से फिनिश कर लिया। इन सभी लोगों की इन बातों को सुनकर वो तीनों सर्वेंट शॉक्ड होते हुए मन में सोचते हैं कि क्या इंपीरियल प्रिंसेस सच में बड़ी हो गई हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम फिल्मॉल को देखते हैं, जो अपनी क्लासेस के लिए जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी नैनी अपने आंखों में घड़ियाली आंसू लिए हुए कुछ मिनट से खुश होते हुए कह रही थी कि इतने टाइम तक पूरी सिंसियरिटी के साथ हर हाइनेस को पढ़ाना बिल्कुल वर्थ इट रहा, क्योंकि अगर मैंने अपनी बैड लक की वजह से मैं रिटायर हो जाती तो मुझे बहुत ही रिग्रेट होता। ये सुनकर वो दोनों मेड्स खुश होते हुए कहती हैं, वाह नैनी ये तो कमाल हो गया। उन तीनों की इन बातों को सुनकर फिल्मॉल मन में सोचती है, इन लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस समय कितनी डेस्परेट हूँ। फिल्मॉल इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, लगता है इस समय मुझे दूसरा रास्ता लेना होगा, क्योंकि मैं इस समय इनके सामने से नहीं जाना चाहती। फिल्मॉल इतना खुद से कहते ही वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नैनी उसे जाते हुए देख लेती है और फिर उसे टोकते हुए कहती है, ओ माई गॉड योर हाइनेस, मैं तो अभी आप ही के पास आ रही थी। ये सुनकर फिल्मॉल सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्यों? फिल्मॉल के इतना कहते ही उसकी नैनी उसे बताती है कि हिज मैजेस्टी उनके साथ लंच करना चाहते हैं। अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मॉल सरप्राइज्ड होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम एक डाइनिंग टेबल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड रखा हुआ होता है और उस फूड के पास में एक चेयर पर फिल्मॉल बैठी हुई होती है और मन में सोच रही होती है कि इन्होंने मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्होंने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया हो कि ये मेरे साथ लंच कर सके। फिल्मॉल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी किंग धीमी आवाज में उससे कहते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले पोलन के मुंह से ये सुना कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगा रही हो और मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अब पढ़ाई के लिए सीरियस हो रही हो। अपने डैड की ये बात सुनकर फिल्मॉल इतना शॉक्ड होती है कि कुछ पल के लिए उसके पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए और इसके थोड़ी देर बाद फिल्मॉल किंग से बोलती है, ओह थैंक यू, लेकिन मुझे अभी बहुत ही आगे जाना है। ये सुनकर किंग कहता है, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे टीचर से मिला था तो वो तुम्हारी तारीफ किए बिना रुक ही नहीं पा रहे थे। ये सुनकर फिल्मॉल मन में सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। फिल्मॉल इतना मन में सोचते ही किंग से कहती है, ये सब आपकी ही वजह से मुमकिन हुआ है योर मैजेस्टी, क्योंकि आपने ही मुझे इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं। फिल्मॉल की ये बात सुनकर किंग शॉक्ड होता है और फिर मन में सोचता है, क्या इसने मुझे अभी अभी योर मैजेस्टी कहा? किंग इतना सोचते ही फिल्मॉल से पूछता है, जब से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ तब से तुम काफी मैच्योर और समझदारी के साथ बात करने लगी हो। इसके जवाब में फिल्मॉल कहती है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को वैसे ही संभालूं जैसे किसी एम्पीरियल फैमिली के मेंबर को करना चाहिए। ये सुनकर किंग कहता है, ठीक है, ऐसे ही कोशिश करती रहो। वैसे बताओ तुम अब कैसा फील कर रही हो और क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? इसके जवाब में फिल्मॉल मुस्कुराते हुए कहती है, योर मैजेस्टी आपने जो मेडिसिन भेजी थी उससे मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। फिल्मॉल किंग से इतना कहते ही मन में सोचती है, मुझे इनकी इन बातों से नहीं पिघलना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे ऐसे सवाल सिर्फ गुडविल के तौर पर पूछ रहे हैं। फिल्मॉल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी किंग उससे कहते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी काफी नाजुक सेहत वाली थी। किंग फिल्मॉल से इतना कहते ही उसे घूरने लगते हैं और फिर उससे पूछते हैं, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम इनाम के तौर पर चाहती हो? अपने डैड की ये बात सुनकर फिल्मॉल सरप्राइज्ड होती है और फिर उनकी ओर देखकर मन में सोचती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले ही आ गया। पर हिज मैजेस्टी अपने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देने में बिल्कुल साफ साफ है और वैसे मुझे इस पल के आने का एहसास था, पर जो मैं चाहती हूँ उससे मांगने के लिए अभी बहुत जल्दी है। फिल्मॉल इतना मन में सोचते ही किंग से कहती है, नहीं योर मैजेस्टी, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आपने मेरी मेहनत को एक्नॉलेज किया। ये सुनकर किंग एक वाइन को ड्रिंक करते हुए कहता है, तुम्हारी सोच काफी हम्बल है, लेकिन जो इंपीरियल थ्रोन पर बैठता है उसके अंदर थोड़ा सा लालच होना उसके लिए बेहतर होता है। किंग का ये जवाब सुनकर फिल्मॉल उसे घूरते हुए मन में सोचती है, अगर इन्होंने ऐसा कह ही दिया है तो
मैं अब खुद को रोकना बंद कर सकती हूँ, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए इसी के साथ चलते हैं। फिल्मोल इतना मन में सोचते ही किंग से कहती है, तो फिर सच में मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। फिल्मोल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम फिल्मोल की नैनी को देखते हैं जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, योर हाइनेस आप आ गई और हिज मैजेस्टी ने आपसे क्या कहा? फिल्मोल की नैनी उससे इतना कहते ही दरवाजे की ओर देखती है और फिर सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, काउंट रोलेल आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? इसके जवाब में पोलन कहता है, हिज मैजेस्टी ने आपको रिटायर होने के आदेश दिए हैं और आपसे ये कहने के लिए कहा है कि एम्प्रेस और इंपीरियल प्रिंसेस की मदद करके तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पोलन की ये बात सुनकर फिल्मोल की नैनी सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। ये सुनकर पोलन कहता है, आपको ये जॉब छोड़ने के लिए अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी और मुझे पक्का यकीन है कि आपको मिलने वाली पेमेंट से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगी। पोलन के इतना कहते ही उसके पीछे से फिल्मोल आती है और फिर अपनी नैनी से मुस्कुराते हुए कहती है, नैनी इतने टाइम तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब आप खुद को ज्यादा पुश मत करो और थोड़ा रेस्ट करो, ओके? फिल्मोल की ये बात सुनकर उसकी नैनी शॉक्ड रह जाती हैं और फिर उससे चिल्लाते हुए कहती हैं, सेवरेंस पे से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा रिटायर होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिल्मोल की नैनी को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर पोलन उनसे पूछता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप काफी समय से बैक पेन से सफर कर रहे हैं? इसीलिए प्रिंसेस ने ये बात खुद हिज मैजेस्टी को बताई। ये सुनकर फिल्मोल की नैनी शॉक्ड होते हुए कहती है, मेरे बैक में इतना भी दर्द नहीं होता है। फिल्मोल की नैनी इतना कहती ही है कि तभी पोलन उनसे कहता है, नहीं, आज से आपकी छुट्टी और अब से आप घर में ही रेस्ट करना शुरू करेंगी और अपना ख्याल रखेंगी। और रही बात हर हाइनेस की, तो उनके लिए एक अच्छी मेड असाइन कर दी जाएगी। पोलन की ये बात सुनकर फिल्मोल की नैनी उसे समझाते हुए कहती हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज एक बार फिर से इसे रिकंसिडर कीजिए। फिल्मोल की नैनी के इतना कहते ही हम फिल्मोल को देखते हैं जो पोलन के पीछे छुपकर मुस्कुराते हुए मन में सोच रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि एम्पीरियर अपना दिया हुआ ऑर्डर वापस ले लेंगे? फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे कुछ सर्वेंट्स की आवाज आती है जो एक दूसरे से कह रहे होते हैं, जब नैनी जॉब छोड़ देंगी तब हम क्या करेंगे? वहाँ पर खड़ी एक मेड इतना कहती ही है कि तभी इसके जवाब में एक दूसरी मेड कहती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे पास उस नई नैनी के साथ काम करने के अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं है। और वैसे नैनी ने हमारे साथ इतने टाइम तक काम किया है, वो इस समय कितनी डिसअपॉइंट होंगी, है ना? उन मेड्स की इन बातों को सुनकर फिल्मोल खुश होते हुए मन में सोचती है, जैसा मैंने सोचा था मुझे इन सभी मेड्स को भी पैलेस से बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि ये सभी सिर्फ मेरे रास्ते का कांटा बनेंगी। फिल्मोल इतना मन में सोचने के बाद मन में खुद से कहती है, फिर भी मैं पैलेस में थोड़ा बदलाव लाने में तो कामयाब रही और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगने लगा है कि चीजें पहले से अलग हो रही हैं और मैंने अब अच्छी शुरुआत कर ली है। फिल्मोल इतना मन में खुद से कह ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पोलन फिल्मोल के दरवाजे को नॉक करके उससे पूछता है कि योर हाइनेस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसके जवाब में फिल्मोल कहती है, हाँ आ जाइए। फिल्मोल के इतना कहते ही पोलन दरवाजे को खोलता है और फिर हम फिल्मोल को देखते हैं जो दरवाजे की ओर देखकर मन में सोचती है, ओह अच्छा, तो ये वही हैं जो एलेंसिया की हेडमेड थी और जिनका नाम था काउंटेस डेलस। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी हम काउंटेस डेलस को देखते हैं जो फिल्मोल को ग्रीट करते हुए कहती हैं, आपको सर्व करना मेरे लिए एक ऑनर की बात है योर हाइनेस, और इसीलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिना झिझक के मुझे बता सकते हैं। काउंटेस डेलस की ये बात सुनकर फिल्मोल मन में सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि हिज मैजेस्टी जल्दीबाजी में इन्हें ढूंढकर यहाँ पर ले आए हैं। फिल्मोल इतना मन में सोचते ही मुस्कुराते हुए काउंटेस डेलस से कहती हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। फिल्मोल काउंटेस डेलस से इतना कहते ही उनकी ओर देखकर मन में सोचती है, सच कहूँ तो शायद ये और भी बेहतर हो, क्योंकि ये जो इंसान मेरे सामने है वो सब कुछ कर पाएगा जो मैं चाहती हूँ। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।